डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं सबका अभिनंदन करता हूं जो यहाँ पधारे हैं। आज हम राम कथा के अंतर्गत चर्चा करेंगे शूर्पणखा पर। शूर्पणखा की एक संक्षिप्त कहानी हमको ज्ञात है कि वो पंचवटी में जब राम लक्ष्मण सीता रुके हुए थे तो वो उनसे विवाह के लिए आई और फिर उसने बात नहीं बनी तो सीता को पकड़ लिया और उसको छुड़ाने के लिए उसके लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। इतनी बात पता है। और उसके बाद सीता का हरण हुआ। लेकिन इसके जब तक आप पूरी शूर्पणखा का चरित्र नहीं समझते तब तक आपको इस कथा कभी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप उतना अपना भर लीजिए मन में, लेकिन आप उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आज आपको शूर्पणखा की पूरी कथा, पूरी कहानी सुनाता हूँ। हम जो भी कथा कहानी कहते हैं वो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होती है। जो उस समय की घटनाएं थी, जो आज की व्यवस्था है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है। थोड़ी सी बहुत विषमताएं तो स्वाभाविक के समय के साथ होती हैं, पर सामान्य ऐसा नहीं है। तो पारिवारिक स्थिति और जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसके अंतर्गत आप देखिए कि ये कथा किस प्रकार से चलती है। तो ये सभी को मालूम है कि राक्षस वंश में जो 3 भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और उनकी सबसे छोटी बहन शूर्पणखा। तो शूर्पणखा तीनों भाइयों में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी प्रिय भी बहुत थी। और भाई बहन में प्रेम होना एक स्वाभाविक परंपरा आदिकाल से रही है। अब जो वहाँ की स्थिति थी, राक्षस वंश की परंपरा, विवाह परंपरा, तो उसमें वो मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे। तो उसमें माँ की प्रमुखता होती थी, महिला की प्रमुखता होती थी। वो किससे चाहे, जिससे चाहे उससे विवाह करे। ये अलग बात है कि रावण जो है बिल्कुल अलग विचारधारा का था और अनेक महिलाओं को जबरन पकड़ के अपने हरम में ले आया था, लेकिन सामान्य स्थिति यही थी। तो शूर्पणखा को भी इस बात की स्वतंत्रता थी, लेकिन उनके समाज में उच्छृंखलता नहीं थी कि कहीं भी कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। विवाह करना माने विवाह करना है, परिवार बसा के रहना है, प्रेम से रहना है। तो वो तो इस पक्ष के थे, रावण भी इस पक्ष का था कि लड़की को विवाह करना है तो किसी एक युवक के साथ पहले भाग जाए, फिर उसके साथ रह कर उसको समझे, और अगर उसको समझ में आए दूसरा कोई युवक भी आता है ध्यान में तो उसके साथ फिर भाग जाए और फिर उसको समझे। तो इस प्रकार से वो तय करे किसके साथ हमको बसना है। और विवाह के बाद भी इससे दूसरी विवाह कर ले तो कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता था। एक परंपरा होती है, सामाजिक परंपरा, जैसा सब स्वीकार करते चले आए। तो ऐसी परंपरा राक्षस वंश में थी। अब हुआ क्या कि ये जो लंका है, तो ये तो स्वर्ण नगरी थी, बहुत अति संपन्न था। उसके बगल में अनेक और छोटे छोटे द्वीप हैं। तो एक द्वीप था जिसका नाम था अश्मीपुरी। एक द्वीप था, उसका नाम था अश्मीपुरी। तो वहाँ पर काल के लोग रहते थे। तो काल के वहाँ पर जिनको अपना कुछ कारोबार हो जाता था वो करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। पर जिनके पास कारोबार नहीं था वो क्या करते हैं, आप भी जानते हो क्या करते हैं, लूट खसोट करते हैं। तो अपना तो छोटा सा द्वीप था, तो उनको यही था कि अब यहाँ बहुत लोग संपन्न भी नहीं है, तो इनसे क्या लूटेंगे। तो वो क्या है, लंका चले जाते थे और लंका में जा करके मौका देख के लूटपाट कर लेते थे। तो लंका में कालकेयों की जो एक विचार है कालकेयों के बारे में, वो ये था कि ये बड़े दुष्ट लोग हैं और लुटेरे हैं। तो राक्षस कई बार जाके उनको पर हमला करते थे, लेकिन वो भी इतने कमज़ोर नहीं थे, तो वो बराबर सामना करते थे। लेकिन जब देखते थे कि हम हार रहे हैं तो फिर वो दड़ अपनी नाव में बैठ के दूसरी टापू में भाग जाते थे और फिर आ जाते थे सेना के जाने के बाद। तो इस प्रकार से ये चलता रहता था। तो लंका के लोग जो हैं वो कालकेयों को अच्छा नहीं मानते थे। आप ये बताइए ना, बस्ती के बाहर अगर कोई आ करके और कोई वो डेरा डाल देते हैं, कोई बाहर के लोग आ करके कुछ लोग रहने लगते हैं, तो लोगों को चिंता नहीं हो जाती कि भाई चोरी चकारी हो सकती है हमारे इलाके में। तो इस प्रकार की स्थिति उस समय भी थी, वहाँ भी थी। तो अब क्या हुआ कि वो जो युवक आते थे, तो एक दिन जो है शूर्पणखा अपने शहर में भ्रमण कर रही थी। भ्रमण कर रही थी तो उसकी दृष्टि पड़ी कि एक व्यक्ति
जो है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का दिख रहा है। तो उसमें उसका जो है विशाल वक्ष था, फिर उसका सारे अंग प्रत्यंग बहुत ही सौष्ठव थे, और वो जो है उसके चेहरा भी उसका बहुत आभायुक्त, उन्नत मस्तक, और जो है वो बहुत शक्तिशाली। तो वो एक उसमें कंधे पर तो हिरन को मार के लाया था, उसको रखा हुआ था, और जो है दूसरे में धनुष बाण चढ़ा रखा था, पीछे तरकत बंधा हुआ था, हाथ में एक भाला भी था। तो दिख रहा था कोई वीर पुरुष है। तो अचानक देखा बस, बात प्यार की होती है तो प्यार का तो पता नहीं दिल किस पर कब आ जाए। तो शूर्पणखा को वो उसका आकर्षण शूर्पणखा के दिल में भर गया, बैठ गया बिल्कुल जाकर के। लेकिन शूर्पणखा एकदम से श्रृंखलता जिसको बोलते हो नहीं कर सकती थी। क्यों? उसके साथ इतने बड़े राज सत्ता की गरिमा भी जुड़ी हुई थी, तो सड़क पर ऐसा मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। अब क्या हुआ कि पर उसको वो ध्यान से नहीं निकल रहा था, वो युवक उसके ध्यान से नहीं जा रहा था। कुछ दिन बाद फिर सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी, तो फिर वो युवक दिख गया। जब दिखा तो उसने खुद बड़ी इच्छा हुई, ध्यान से देखती रही कि हाँ युवक तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे जाके बात करे सीधे सीधे, इतने बड़े घराने की होके। संकोच भी था थोड़ा। तो सखी को कहा कि तुम जाके पता करो ये कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है। तो सखी ने जाके उससे पूछा। उसने क्यों पूछ रही हो? उसने कहा वो राजकुमारी है, उन्होंने पूछा है। तो उसने बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया। उसने कहा बगल के टापू से आया हूँ और जंगल लंका में आता हूँ, मुझे आखेट करना होता है तो आगे जंगल में चला जाता हूँ, आखेट करता हूँ, कुछ बाजार करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। इतना कह के चला गया। इसके बाद फिर तीसरी बार उस युवक को लंका के सड़कों पर घूमते हुए देखा, तो फिर शूर्पणखा ने सीधे सीधे आके उससे बात ही कर ली। अब बात कर ली तो लेकिन उसने तब भी नहीं बताया कि वो कालकेय है और वहाँ का मुखिया है। वो मुखिया था, विद्युतजीव करके उसका नाम था, विद्युतजीव। वो वहाँ का मुखिया था, माने राजा था अश्मीपुरी का। पर उसने ये नहीं बताया। उसने बताया हम सामान्य हैं और वहाँ से आते हैं अपना शिकार करके चले। तो आपस में दोनों में बातचीत होने लगी, दोनों का प्रेम पनपने लग गया। अब जब प्रेम पनपने लगा तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हो रहा है और सड़क पर बातचीत हो रही है, आपत्ति से बात हो रही है राजकुमारी की, तो हर एक व्यक्ति जानता है शहर के अंदर, राजधानी के अंदर की राजकुमारी है, उनसे बात कर रही है और बड़े घुल मिल के बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अपराध तो उनके लिए नहीं था, लेकिन एक नई बात तो थी, कुतूहल तो था। तो सब पूरे जो है समाज में बात हो गई कि शूर्पणखा किसी युवक से प्यार करती है जो लंका निवासी नहीं है। और ये भी पता लग गया कि ये कालके हैं। तो कालके तो दुष्ट होते हैं, चोर लुटेरे होते हैं, उचक्के होते हैं, उनसे ही प्यार करती है। तो ये बात घर घर में फैल गई, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। अब ये बात जो है जब सारे समाज में फैलेगी तो राजमहल में कैसे नहीं जाएगी? इतने गुप्तचर उससे घूमते रहते थे रावण के, उनके महल में भी पहुंच गई। तो उसके नाना सुमाली जो रावण के मंत्री, महामंत्री भी थे, मुख्य सलाहकार थे, तो उन्होंने उसको शूर्पणखा को बहुत समझाइश दी कि भाई ऐसा नहीं उचित होता है, हम इतने बड़े परिवार के हैं, रावण की तुम कल्पना करो कितना बड़ा महान राजा है, तो तुमको तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, विश्व का कहीं का भी रहने वाला हो, वो वर्ण करने को तैयार हो जाएगा और तुम्हारे विवाह बहुत अच्छे से करेंगे, तुम इस युवक के चक्कर में कहाँ पड़ी हो। तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने उसको पति मान लिया है और मैं उससे विचलित नहीं हो सकती। भाभी मंदोदरी, उन्होंने बहुत समझाया, उसने कहा नहीं, मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करती। बड़ी समस्या होगी। उस समय रावण जो है बाहर गया हुआ था और बहुत दीर्घ अवधि तक बाहर रहा था, युद्ध करने गया था, कोई तपस्या करने गया था। तो वहाँ से जब लौट के आया तो उसके सामने उसके नाना ने और पत्नी मंदोदरी ने यह समस्या रखी कि भाई वो शूर्पणखा तो है, वो ऐसा जो है कालकेय है युवक, कौन है क्या है, उससे जो है प्रेम करने लगी और कहती उसी से विवाह करेंगे। अब आप बताओ कि इतने बड़े हम परिवार के होके और वहाँ पर शादी करें कैसा लगेगा? तो रावण ने कहा कि भाई वो शूर्पणखा की अगर इच्छा है वहाँ शादी करने की, तो उसमें हम लोग को क्यों दखल देना चाहिए? जैसे आधुनिक व्यवस्था है ना, तो रूढ़िवादी वर्तमान, तो विचार अलग अलग होते हैं। तो रावण ने कहा उसमें हमें क्यों दखल देना चाहिए? अपने तो परंपरा में ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ भाई जहाँ हम कहें वही लड़की शादी करे, उसकी इच्छा है जहाँ करे, तो जहाँ तो करे, लेकिन भाई कम से कम ये तो देखो कर कहाँ रही है, काल के हमारे शत्रु है, हम शत्रु क्या कैसे शादी कर दें? अब नाना ने भी कहा, भाभी ने भी कहा। तो रावण ने शूर्पणखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर शूर्पणखा नहीं मानी। उसने कहा नहीं मानती हो बहन तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन फिर आप देखिए, फिर वहाँ जो है
रूढ़िवादिता आती है। अब रावण इतना बड़ा राजा है, उसकी बात कोई टाल तो सकता ही नहीं, ना उसका नाना टाल सकता है, ना उसकी पत्नी टाल सकती, किसी में इतना साहस नहीं। लेकिन चूंकि काल के विद्युत जीव जो है वो उनके लंका के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए उसने राजमहल में शूर्पणखा का विवाह नहीं करवाया। पर शूर्पणखा का विवाह जैसे सब हो गया और वो अपना पति के साथ अश्मीपुरी चली गई। इस प्रकार से उसका विवाह हो गया। अब आप देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये आए दिन जो है उत्पात करते थे, तो अब चूंकि राजकुमारी का घर हो गया था, इसलिए फिर लोग थोड़ा कम देते थे कि बार बार शिकायत करें, बार बार पकड़वाएं धरें, तो चलो चलने दो थोड़ा। पर एक बार ऐसा बड़ी विचित्र घटना घट गई कि विद्युत जीव की जो माँ थी और पिता माँ उसके थे ही, तो उसकी माँ ने एक राक्षस से शादी कर ली और लंका आके रहने लगी। और शादी तो कर ही ली, उसने क्या किया, आपने जो पूर्व के काल के पति थे और वो जब उसको आए लेने के लिए कि तुम यहाँ क्यों आ गई, तो उसने उसको मार दिया। माँ ने मार दिया पति को, मैं अब इसकी हूँ, अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, और मार के चौराहे पर फेंक दिया। मतलब एकदम से ऐसा जो है दोनों के पति पत्नी के बीच में हो गया, विपरीत बुद्धि भाव हो गया। तो जब विद्युत जीव को पता लगा कि उसके पिता को मार के किसी ने जो है सड़क पर फेंक दिया है, तो वो जाके वहाँ जाकर तुरंत चला गया देखने के लिए। अब देखा तो माँ से पूछा इसको किसने मारा है, तो फिर जो है माँ ने वास्तविक स्थिति उसको समझ में आ गई। तो उसको इतना क्रोध चढ़ा, एक तो राक्षसों के साथ में उसने संबंध बनाया, पिता को मार के फेंक दिया, तो इतना गुस्सा आया कि उसने माँ को पटक पटक के जैसे कपड़े धोते हैं ऐसे मार दिया, पकड़ के जबड़ा फाड़ दिया और फिर पैर पकड़ के धड़ाधड़ सड़क पे पटक पटक के उसको मार दिया और मार के चला गया। अब ये घटना लंका में बहुत बड़ी हो गई। रावण उस समय बाहर गया हुआ था। अब ये घटना बड़ी हो गई कि भाई वो एक चोरी चकारी करते थे वहां तक तो ठीक है, पर हमारे एक राक्षस को मार के हमारी ही नगरी में, हमारी राजधानी में, और विद्युत चला गया, तो ऐसे कब तक चलेगा। जब रावण आया तो उसको बताया गया साहब ये तो नहीं चल सकता, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी तो शासन व्यवस्था चौपट हो जाएगी, कौन हमारी सत्ता को स्वीकार करेगा कि एक छोटा सा आकर के इस प्रकार से हमारे किसी नागरिक को मार के चला गया, वो भले ही अपना रिश्तेदार हो। तो रावण ने सेना लेकर के उनके ऊपर अश्मीपुर पर हमला कर दिया। तो अब हमला नहीं, पहले तो ऐसे ही गया मिलने करने के लिए, विद्युत जीव को समझाने के लिए। तो विद्युत को समझाया कि देखो तुम ऐसा करो, तुम हमारी संस्कृति, राक्षस संस्कृति स्वीकार कर लो और तुम हमारे साथ मिलजुल के रहो। अब तुम अलग और ये लूट खसोट वाली स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, ये उचित नहीं है। तो विद्युत जीव ने इसके लिए नहीं माना। उसने कहा तुम भाई सरेंडर करना पड़ेगा तुमको, होता है ना सेनाओं में हमला, समर्पण करना पड़ेगा तुमको, और जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो विद्युत जीव ने समर्पण से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो दोनों में युद्ध हुआ। अब युद्ध होगा तो आप भी कल्पना कर सकते हैं विद्युत जीव रावण के सामने कैसे टिक पाता। तो अंततः उसकी हत्या कर दी गई, रावण ने उसको मार दिया। अब रावण ने मार दिया तो सबसे छोटी बहन लड़की के समान, तो जो बहनोई है वो दामाद भी होता है उसी स्तर में। तो अब जो है शूर्पणखा को स्वाभाविक है रोना गाना, पति की हत्या हो गई। तो अब रावण को बहन का प्रेम सामने आया, बहन के आंसू सामने आए। अब दुखी अब करे तो क्या करे, उधर सत्ता है इधर बहन है। तो लेकिन क्या था कि फिर ठीक है वो तो उनके राज्य में मिला लिया गया, काल के की जो अश्मीपुरी थी वो तो लंका में मिला ली गई, वहाँ भी राक्षसों का राज्य हो गया। और अब शूर्पणखा वापिस महल में ले गए। अब महल में तो ले गए, लेकिन शूर्पणखा आए दिन अपने भाई को ताना मारती थी कि मैंने तुमसे महान शक्तिशाली राजा को नहीं देखा है जिसने अपने दामाद की हत्या कर दी। तो ये आए दिन जो है उनको ताने मारती थी। और दूसरा अब जो है वो भाभी को बिल्कुल वो नहीं करती थी, कोई बात नहीं सुनती थी। तो आपको पता है कि नंद और भाभी में झंझट होती है तो कैसी होती है, या तो भाभी नंद को नहीं चाहती या नंद भाभी को नहीं चाहती, हमेशा विवाद होते रहते हैं। तो अब विवाद की स्थिति उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब जो है जब देखो तो वो मंदोदरी को परेशान करे और पूरे घर में जो है क्लेश बना रहे, जहाँ सामने पड़ जाए तो साहब आपने हमारे दामाद को मार के हमको विधवा कर दिया, आप तो बहुत महान है, आपसे बड़ा महान कौन हो सकता है। अब आप ये देखिए, इससे कहा अब रावण उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मारा तो उसी के हाथों से, कैसे कुछ कहेगा। तो अब कुछ कह नहीं सकता, अब कहे और चुपचाप से लड़का के चल दे। अब ठीक है जो बोलती बोले, अपने जब शांत होती है तो हो जाएगी। कई दिनों बाद जब रावण का भारत पे अधिकार हुआ तो फिर जो है उत्तर भारत में, जैसा पिछली बार बताया था ताड़का वाले कथन में मैंने, कि वहाँ ताड़का वहाँ का गवर्नर बना दिया और जो मध्य क्षेत्र था दंडकारण्य
मध्य भारत का और दक्षिण का हिस्सा था, तो वहाँ पर उसने प्रस्ताव दिया कि भाई शूर्पणखा, तुमको यहाँ बड़ी असुविधा होती है, तो तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ चली जाओ और तुम वहाँ गवर्नर हो, तुम वहाँ की शासक हो, और तुम्हारे राज्य व्यवस्था देखने के लिए मौसेरे भाई खर दूषण तुम्हारे साथ रहेंगे, और तृष्णा है वो भी इनका मौसेरा भाई था, वो सब तीनों तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तुम्हारी सारी व्यवस्था को देखेंगे और तुम शासन करना, आराम से मस्त रहना। तो बड़ी मुश्किल से उसको समझाया बुझाया वो दंडकारण्य चली गई। तो अब ये देखिए कि इस प्रकार से जब वो गई तो अब वो सुख छंदों के विचरण करने लगी। अब वो रावण और वो भी कहें कि भैया घर की शांति कम से कम स्थापित हुई, है ना, बला टली जिसको बोलते हैं, बला टली घर से। भाभी भी सोचे, रावण भी सोचे, वहाँ करती रही। अब तो उस समय की ये स्थितियाँ होती थी, जैसा मैंने आपको पिछले ताड़का के भी सुनाया था कि आज भी महिलाओं को आप 60 साल 70 साल की महिलाओं को देखिए तो आप उनकी आयु नहीं भांप सकते, और सुंदरता भी रहती है, चेहरे पर तेज रहता है। सामान्य समाज की स्थिति, क्यों? अच्छा खाना पीना हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो उस समय तो ना प्रदूषण था, ना कोई समस्या थी, तो लोग जो हैं वो युवा बने रहते थे, पुरुष भी और स्त्री भी। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जो क्या हुआ कि ये वहाँ पर जब रहने लगी, घूमने फिरने लगी, तो अब पंचवटी में जब राम लक्ष्मण सीता का निवास हुआ तो इसकी दृष्टि वहाँ पड़ गई, और वहाँ दृष्टि पड़ गई तो इसने जा करके वहाँ राम से विवाह के लिए निवेदन किया। इसको पसंद आ गया। अब फिर इसकी इच्छा हुई कि मैं अपना परिवार बसा लूँ, बहुत साल हो गए, तो मना कर दिया। फिर लक्ष्मण ने मना कर दिया। अब उसने कहा अच्छा ये सीता के कारण नहीं कर रहे, तो सीता पर एकदम टूट पड़ी गला पकड़ के। तो अब ठीक है, अब सीता सुकुमारी है, अब वो एकदम से तो शूर्पणखा से पिंड नहीं छुड़ा सकती, तो ये था कि मार देंगे इसको। तो तुरंत जो है राम ने लक्ष्मण से कहा, अरे इसको बचाओ जल्दी से, शूर्पणखा को इलाज करो, नहीं तो ये तो सीता को मार देगी। तो अब क्या है कि अब उसको दंड देना है, अब उसकी हत्या भी नहीं करनी है, हद दंड देना है कि उसने पकड़ा ही भर तो है, कोई हत्या तो नहीं की है। तो दंड देने के लिए उन्होंने अपना कटार निकाली और सबसे छोटे अंग जो होते हैं कान और नाक काट दी उसकी। अब जब कान नाक काट दी तो ठीक है, वो वहाँ की साम्राज्ञी है, शासक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन भाई उसे पेन तो होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा दर्द। तो उसको जो है उसका दर्द हुआ, और होने का स्वाभाविक होना ही है, तो उसने सीता को छोड़ दिया और चीख चीख के रोने लग गई। अब उसी तरह से खून टपकाते हुए वो अपने भाइयों के पास, खरदूषण के पास गई। अब खरदूषण से उसने जाके कहा कि साहब ये देखिए आपके राज्य और हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी देखा, अरे बहन तुमको ये क्या हो गया। तो बताया ऐसे ऐसे राम आ गए हैं, वो लक्ष्मण आ गए हैं, सीता आ गई है, और अब मेरी ये इच्छा है कि वो सीता को पकड़ के लाओ, मैं उसको खाऊंगी, तुम भाइयों को मार दो और सीता मेरे हवाले कर दो, मैं उसको पका के खाऊंगी। अब ये उसके बदला लेने की भावना प्रबल हुई। तो खरदूषण राम से युद्ध करने के लिए गए। अब राम से युद्ध करने के लिए गए, 14,000 उनकी सेना थी, लेकिन लक्ष्मण को तो कह दिया कि सीता जी का ध्यान रखो, और अकेले राम ने ही उन सबको मार दिया। तो राम ने जब मार दिया तो एक आध राक्षस जो कुछ बच गए, तो उसमें से एक तत्काल जो है वो लंका भाग के गए, और वहां जाके उन्होंने रावण को बताया कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, वहां तो वो कोई राम आए हुए हैं, और उन्होंने राम ने युवक ने जो है हमारे जो है खरदूषण इसे जैसे हमारे इतने महा शक्तिशाली सेनापतियों को मार दिया, और 14,000 के सैनिकों को अकेले ही मार दिया। अब रावण को तो पहले ही पता था, भय उत्पन्न हो गया था, मैंने पिछले एपिसोड में बताया। तो अब जो है उसको तो समझ में आ रहा था कि हाँ ये तो विचित्र व्यवस्था हो गई है, स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो लेकिन उसने इसलिए कहा, उसने लेकिन आपकी बहन का नाक कान काट दिया, ये आपकी प्रतिष्ठा की बात है, तो इसलिए मेरा ये उनको विचार है, उनको कहा रावण से कि मेरा ये सुझाव है कि आप सीधे सीधे उनसे युद्ध करेंगे तो आप नहीं जीत सकते, इसलिए जो है आपको सीता का अपहरण कर लेना चाहिए। जब अपहरण कर लेंगे तो वो अपने दुख में वो खुद ही कहीं आत्महत्या कर लेंगे, या इतने बदनाम हो जाएंगे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आपका बदला हो जाएगा, आपका सम्मान प्रतिष्ठित बना रहेगी। तो रावण को ये बात जम गई, और रावण को जमने के बाद फिर क्या हुआ कि वो तत्काल जो है उसी समय बिल्कुल बिना विलंब किए वो आया। तो मरीच उसी क्षेत्र में रहता था, तो मरीच को उसने जाके कहा कि भाई तुम्हें मुझे सहयोग करना है, हमें जो है वो सीता का अपहरण करना है। तो मरीच ने कहा कि तुम्हारे दरबार में कौन तुम्हारा शत्रु, घोर शत्रु उपस्थित हो गया है, किसको तुमने नियुक्त कर लिया घोर शत्रु, जो तुमको ऐसी उल्टी सलाह दे रहा है। अरे वो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने जो है माँ ताड़का इतनी महाशक्तिशाली थी, उनको एक बाण में मार दिया,
सहस्त्रबाहु को मार दिया, मेरे को मारा तो मैं यहाँ आ गया हूँ, हमारा एक व्यक्ति वहाँ नहीं बचा। और यहाँ खरदूषण और त्रिशा समेत जो है उसने हमारी 14,000 महाबली सैनिकों को मार दिया अकेले राम ने। तो उससे शत्रुता करने आए हो? तुमको लंका का राज्य प्रिय नहीं है, अपनी जान प्रिय नहीं है क्या? क्यों दुश्मनी लेना चाहते हो? तो काफी उसको समझाया। जब समझाया तो रावण वापस चला गया, रावण ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब वहां चला गया तो उसके बाद में सूर्पनखा पहुंची थी। जब ये भाइयों का युद्ध हो गया तो फिर समझ करके धीरे धीरे करके वो वहां पहुंची। अब वो वहां पहुंची तो उसने भी जाके अपने भाई से बताया, देखो सब मेरी ये हालत कर दी। तो उसने कह दिया, तुम सोते रहते हो, तुम महिलाओं के बीच में बैठे रहते हो, तुम जो है तुमको राजकाज पाठ की चिंता नहीं है। और ये सब उसको कहा सुनाया, और इसलिए जो है पूरा देखो वहाँ का उत्तर भारत का राज्य चला गया, ताड़का चली गई, और यहाँ देखो इन्होंने यहाँ हमारे सब भाइयों को मार दिया और सारा जो है स्वतंत्र करा लिया राक्षसों से क्षेत्र पूरा। तो तुम सोते रहोगे तो हमारा राज्य कहाँ से बचेगा? रावण कुछ नहीं बोला। क्यों? उसको तो पता था, जाके मारीच ने समझा दिया था कि मत दुश्मनी मोल लो, तुम भी नहीं बचोगे। कैसे जाएगा? एक दिन शूर्पणखा ने अवसर देखा, रावण दरबार ला के बैठा हुआ था, वहां पहुंच गए। अब राजकुमारी को कौन रोक सकता है दरबार में जाने से? उसको किसकी अनुमति चाहिए? चली गई। अब चली गई, आप कितने महान हैं, आपने अपने दामाद का वध कर दिया, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? अब वो आए हैं और वो फिर सारा कहना शुरू कर दिया कि सोते रहते हो, महिलाओं के बीच में पड़े रहते हो, तुमको राजकाज की चिंता नहीं है, ऐसे तुम्हारा दर नष्ट हो जाएगा। और वो देखो पूरा कब्जा करते हुए यहाँ सबको मारते फिरते चले आ रहे हैं, और तुम सोते, तमाम बातें उसको जो है दरबार में सबके सामने सुना दी। अब जब सुना दी तो अब रावण क्या करे? अब उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। अब ये बात सार्वजनिक हो गई लंका में कि शूर्पणखा ने ऐसा ऐसा रावण को कह दिया। अब रावण की प्रतिष्ठा का, मृत्यु, जीवन और मृत्यु का प्रश्न पैदा हो गया कि करें क्या? प्रतिष्ठा को खो करके जी करके मरे के समान रहें, या फिर अगर युद्ध होता भी है, मरते भी है तो मर जाए, क्या करें? ये उसके दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ। और उसके बाद फिर वो पुनः गया, और फिर मारीच ने जब मना किया, उसको फिर समझाया कि फिर तुम कैसे चले आए? तो फिर उसने कहा, भाई देख, वहां चलना है, मेरा आदेश है, अब तुम्हें जीने की इच्छा है या नहीं है? नहीं है तो मैं अभी तुम्हारा बात कर देता हूँ, मुझे तुम्हारे विचार नहीं सुनने, मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है, मैं राजा हूँ, राजा को सलाह देना दूसरे का कार्य नहीं है, उसके नौकर का, दरबारी का काम नहीं होता है, तुमसे जो आदेश दिया उसका पालन करो। तो फिर उसको मजबूरी में जाना पड़ा। फिर जब अशोक वाटिका में भी सीता का वास था तो भी शूर्पणखा बहुत कोशिश करती थी किसी तरह से उसके चंगुल में आ जाए और ये उससे बदला चुका है, लेकिन रावण को ये हो गया कि मुझे इससे विवाह करना है। तो इसलिए रावण फिर वो कहता था शूर्पणखा से, तुम उधर नहीं भटकना, तुम उसको सताना नहीं, तुम इस तरह से तंग नहीं करना। तो थोड़ा बहुत मुँह जबानी बोल बाल के कर ले, पर ऐसा उसके ऊपर हाथापाई नहीं कर पाई वो। तो ये जो है शूर्पणखा की पूरी कहानी है जो मैंने आपको अति संक्षेप में सुनाई है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, जैसे आज हमारे परिवार हैं, ऐसे तब भी होते थे, ऐसी तब बातें होती, विवाह की बात हो या कोई बात। तो एक जो अंतिम बात जो है वो शुरू में बतानी थी, जो ध्यान से उतर गई, वो ये है कि इसका नाम जो है शूर्पणखा, बचपन में इसका नाम वज्रमणि था। लेकिन जैसे आज भी आप कहते हैं कुछ लड़कियां महिलाएं हैं थोड़े नाखून बढ़ा के रखती हैं, अब ज़्यादा बड़े कर लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे, लेकिन थोड़े बढ़ा के रखती हैं। तो ये भी बढ़ा के रखती थी, उसको भी शौक था नाखून बढ़ाने का। अब जब बढ़ाने का था तो फिर इसको लोग, उसके भाई चढ़ाने लगे शूर्पणखा, भाई चढ़ाने लगे, घर में जैसे होते हैं छोटे बचपन से रख रही थी, तो शूर्पणखा कहने लगे, तो फिर वो जो है उसका नाम वज्रमणि किनारे हो गया, और फिर शूर्पणखा के नाम से ही वो फेमस हो गई, सभी उसको शूर्पणखा के नाम से जानने लगे। तो ये है शूर्पणखा की कथा। अब इसके बाद हम पुनः जो है राम कथा को आगे बढ़ाएंगे, तो ये पूरा शूर्पणखा का ध्यान आपको रखना है। तो मैं आज अपना व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। आप मेरी चैनल डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, उसको लाइक करिए और इससे जुड़े रहिए, तो आपको ज्ञान की अनेक नई नई बातों की जानकारी होती रहेगी।